नमस्कार। देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ना, वो सिर्फ भूगोल के छात्रों के लिए एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखाएं हैं, लाइफलाइंस हैं। तो आज हम इन्हीं शक्तिशाली नदियों के पूरे सफर को समझने वाले हैं, उनके उद्गम से लेकर उनके मुहाने तक। हम अपनी ये जो यात्रा है इसे पूर्वी तट से शुरू करेंगे। उन नदियों को देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। फिर हम चलेंगे पश्चिमी तट की तरफ, जहां नदियां अरब सागर में मिलती हैं। और आखिर में हम इन दोनों की एक दिलचस्प तुलना करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम उन बड़ी नदियों पर ध्यान देते हैं जो अपना लंबा सफर पूर्व की ओर तय करती हैं और बंगाल की खाड़ी के विशाल विस्तार में जाकर समा जाती हैं। और हमारी सूची में सबसे पहला नाम है गोदावरी नदी का, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है। देखिए, गोदावरी का जो पैमाना है वो वाकई में बहुत विशाल है। लंबाई है इसकी 1465 किलोमीटर। और इसी वजह से ये दक्षिण भारत या यूं कहें कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका सफर महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबकेश्वर नाम की जगह से शुरू होता है। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, इसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये जो उपनाम है ना, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, किसी भी बड़ी नदी की तरह गोदावरी को भी कई सहायक नदियां आकर और बड़ा बनाती हैं। इनमें शामिल हैं प्राणहिता, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी और प्रवरा। और इन सब में से इंद्रावती इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये पूरा का पूरा विशाल नेटवर्क आखिर में अपना सारा पानी बंगाल की खाड़ी में डाल देता है। अब गोदावरी की ही तरह पूर्व की ओर बहने वाली एक और बहुत बड़ी नदी है, कृष्णा नदी। ये भी प्रायद्वीपीय भारत के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। कृष्णा नदी की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है, मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट में, जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, वहां महाबलेश्वर से। कृष्णा का भी अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, जो कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, फिर भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और हाँ, मूसी नदी, जिसके किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। और ये नदी भी गोदावरी की तरह ही बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन आप जानते हैं बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है। एक नदी है जिसका नाम है हंगरी। अब कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये सीधे कृष्णा में नहीं मिलती, बल्कि ये कृष्णा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है तुंगभद्रा, ये उसमें जाकर मिलती है। तो ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन इससे कन्फ्यूजन नहीं होती। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण पूर्वी नदी को देखते हैं, पिन्ना नदी। इसे उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है और ये भी अपना सफ़र बंगाल की खाड़ी में ही पूरा करती है। अब हम दक्षिण की एक बहुत ही खास नदी की ओर बढ़ते हैं, कावेरी नदी। इसकी एक ऐसी अनोखी विशेषता है जो इसे बाकी नदियों से अलग बनाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कावेरी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और ये कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अब यहाँ की सबसे खास बात पर आते हैं। देखिए, जहाँ प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर नदियाँ मौसमी होती हैं, वहीं कावेरी में साल भर पानी रहता है। ये कभी नहीं सूखती, ये एक 12 मासी नदी। तो अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों है? इसका कारण है कावेरी की अनोखी भौगोलिक स्थिति। इसे दो अलग अलग मानसून से पानी मिलता है, एक तो उत्तर पूर्वी मानसून से और दूसरा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। और ये जो दोहरा पोषण है ना, यही सुनिश्चित करता है कि इसमें हमेशा पानी बना रहे। कावेरी का भी अपना एक बड़ा सहायक नदियों का तंत्र है, जिसमें लोकापावनी, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, अमरावती और हेमवती जैसी नदियां शामिल हैं। और ये नदी भी अपना सफर बंगाल की खाड़ी में ही खत्म करती है। अच्छा, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के इस हिस्से को खत्म करने से पहले हमारे पास दो और नदियां हैं। पहली है वैगई नदी, जो वरुशनाद पहाड़ियों से निकलकर पाक की खाड़ी में गिरती है, और दूसरी है ताम्रपर्णी, जो पश्चिमी घाट से शुरू होकर मन्नार की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, तो अब अपनी यात्रा का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। अब हम अपना रुख पश्चिम की ओर करेंगे और उन नदियों को देखेंगे जो अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं। देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां भी उतनी ही विविध हैं, जो गुजरात से लेकर केरल तक फैली हुई हैं। हम इनमें से कुछ सबसे अनूठी और प्रमुख नदियों पर ध्यान देंगे।
हम अपनी लिस्ट की शुरुआत एक बहुत ही अनोखी नदी से करने जा रहे हैं, लूनी नदी। इसे तुरंत एक खास केस के रूप में देखा जाता है और ऐसा क्यों है ये हम अभी जानेंगे। तो सवाल ये है कि ये अंतर्वाही नदी होती क्या है। ये एक ऐसी नदी होती है जो कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। इसका सफर जमीन पर ही खत्म हो जाता है, या तो किसी झील में या फिर रेत में खोकर। और यही बात लूनी को बाकी सब नदियों से बिल्कुल अलग बनाती है। लूनी नदी के बारे में कुछ मुख्य बातें ये हैं। ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और इसे रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं जवाई, बांडी, खारी और सुकरी। लेकिन सबसे जरूरी बात है इसका मुहाना। ये किसी सागर में नहीं, बल्कि गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, खो जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली एक और प्रमुख नदी है साबरमती। ये भी लूनी की ही तरह राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में वाकल, हाथमती, वेतरक, माजम और हरनाव शामिल हैं। तो ठीक है, हमने पूर्व और पश्चिम दोनों ओर बहने वाली नदियों को देख लिया है। अब इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने के लिए चलिए एक छोटी सी तुलना करते हैं, ताकि जो मुख्य अंतर हमने देखे हैं वो एक बार में साफ हो जाएं। ये जो टेबल है ये पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है हमारे पास गोदावरी, एक क्लासिक प्रायद्वीपीय नदी जो 1465 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और दूसरी तरफ है लूनी, एक अंतर्वाही नदी जो कभी समुद्र तक पहुंचती ही नहीं और कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। और हम इस विश्लेषण को इस एक आखिरी विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि ये जो नदियों के अलग अलग रास्ते हैं, कुछ पूर्व की ओर जा रही हैं, कुछ पश्चिम की ओर, कुछ तो कहीं नहीं जा रही, ये सब हमें भारतीय उपमहाद्वीप के भूवैज्ञानिक इतिहास और इसकी बनावट के बारे में कौन सी बड़ी कहानी बताते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।